नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी। आप इनसे सुपरिचित हैं। आपने इनके साथ हमारी कई बार बातचीत देखी है, सुनी है। आनंद जी की चौड़ी मुस्कुराहट क्या संकेत दे रही है? खुश तो बहुत होंगे आप। दिल्ली नहीं। आपदा मुक्त हो गए। तो सोशल मीडिया की भाषा में देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपदा गई विपदा आई। लेकिन क्या है कि वो जो है ना, वो एक पुरानी सी कहावत होती थी, कहानी होती थी हम लोग की तरफ, कि उसमें एक यादव जी जो होते हैं वो सिर पर एक पुआल का बोझा लेकर के जा रहे होते हैं, और पीछे से एक कुम्हार जो होता है उनको कह देता है, गुआर रे गुआर तो हर माथ पर पुआर। और इस पर जो यादव जी होते हैं वो पलटते हैं और कहते हैं, कुम्हार रे कुम्हार तोरे माथा पर जाता। तो कुम्हार जवाब देता है कि यादव जी ये तो बैठा नहीं, मतलब मैच नहीं किया। गुआर और पुआर तो मैच कर जाता है। तो यादव जी पलट के कहते हैं कि नहीं बैठा तो क्या हुआ, भारी तो लगा ना। तो वही शैली जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। हार की खींच जो है ना, वो सोशल मीडिया पर आपको सबसे आसानी से नजर आएगी। कोई रो रहा है, कोई सिर पीट रहा है, कोई बाल नोच रहा है। पहले ऐसा जो है ना, पिछली बार दिखा था, ट्रम्प जब जीते थे वहां पे, तो हम सोचते थे कि ये सब चीजें अमेरिका में होती होंगी, लोग ऐसा पागलपन नहीं करते होंगे। कभी कभी पाकिस्तान और उसके भारत के क्रिकेट मैच के बीच में दिखता था, कुछ लोग टीवी वीवी फोड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये चुनावों में भी दिखने लगा है, लोग उसी तरह से चुनावों को भी लेने लगे हैं, बिल्कुल भावनात्मक रूप से। ये देखना बहुत ही मजेदार है। तो उन लोगों का परेशान होना देख देख करके हम याद कर रहे थे कि कौन कैसे बाल नोच रहा था, इसीलिए हंसी आ रही थी। आपकी खुशी पर हम कोई ब्रेक नहीं लगाएंगे, लेकिन इस आपदा मुक्ति में भी आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी नष्ट नहीं हुई है। 22 सीटें भले आई हैं, सीटों की संख्या कम हो गई है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जो मतों का अंतर है, हालांकि आम आदमी पार्टी के मत प्रतिशत में 10% की कमी आई है और 7% की बढ़ोतरी हुई है भाजपा के इसमें, लेकिन जो दोनों के बीच का अंतर है वो केवल लगभग 2% का है। तो और आप जैसे जो दक्षिणपंथी हैं या फिर राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं, वो लोग लगातार बोलते हैं कि केजरीवाल रक्त बीज है। तो रक्त बीज का पूरा संहार तो हुआ नहीं। मां चामुंडा ने खप्पर में तो रक्त पिया नहीं। इसको जब कैसे तक देखते हैं आप? जब तक देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तक वो पंजाब में बाकी है, तब तक वो समाप्त हो गया है, ऐसा कहना तो बिल्कुल अनुचित होगा। आप एक केजरीवाल को हटा दें और ये सोचें कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के गायब हो जाने से गायब हो गई, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये देखिए, पूरा जो गिरोह था, ये एनजीओज का गिरोह था। हर एक इसमें आप देखिएगा, जो भी नाम आप देखिएगा, वो हर एक आदमी कोई ना कोई एनजीओ चला रहा होता था। एनजीओ के पास फंडिंग आती थी, चाहे वो यूएसएड की फंडिंग हो, चाहे फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग हो, चाहे बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फंडिंग हो। तो इन एनजीओज की फंडिंग जो थी वो हर एक के पास आती है इंडिविजुअली। पार्टी के पास जो आती होगी वो तो आती ही होगी, फोर्ड फाउंडेशन की। लेकिन इनके पास इंडिविजुअली भी बहुत सारी फंडिंग आती थी। अब चूंकि यूएस एड वगैरह की फंडिंग जो थी वो रुक गई, तो आप इसको अगर एक साइड से देखें तो सिर्फ फॉरेन फंडिंग जो थी, विदेशी ताकतों का हाथ जो था, वो जो है वो थोड़ा सा घटा जरूर है दिल्ली में, लेकिन समाप्त हो गया है ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। दूसरी एक और चीज जो है इसमें, आप ये देखिए कि भाजपा की जो बी टीम है, भाजपा की बी टीम मेरा मतलब है कि ओवैसी। तो ओवैसी जो है उसको जनता ने पहचानना शुरू कर दिया। मतलब मोहम्मडन जनता जो है वो पहचान गई है कि ओवैसी जो है ये भाजपा की ही बी टीम है। इसलिए मुस्लिम मतदाताओं ने थोड़े संख्या में, आप देखेंगे कि मत तो दिया है ओवैसी की टीम को, लेकिन उससे केजरीवाल पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो केजरीवाल का जो वोटर था वो बहुत ज्यादा छिटका नहीं है। वो जानता है कि ओवैसी जो है वो भाजपा की ही बी टीम है, मुस्लिम मतदाताओं का वोट ले जाएगा। और जैसे ही मुस्लिम मतदाताओं का वोट ले गया एक तरफ, वैसे ही जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा दूसरी जगह। तो ये एक समस्या, जो नई समस्या भाजपा के पास है, वो आ गई है। दिल्ली का मतदाता जो है वो ज्यादा समझदार है, थोड़ा ज्यादा जागरूक है, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। बाकी जगहों पर हो सकता है ओवैसी अभी भी बी टीम की तरह काम कर जाए। एक चीज ये बताइए आनंद जी कि भाजपा
आपके पास अब 2 सवाल हैं। जी, हालांकि ये मतलब जो 12 बाई 12 के कमरों में, वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं और 1.5 किलोमीटर के वर्गफल को ही बताते हैं कि वो राष्ट्रीय चैनल हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद सवाल है। लेकिन हम लोग भी इस पर चर्चा तो करेंगे ही कि भाजपा के पास 2 सवाल हैं कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, और जैसा कि आपने कहा पंजाब में उसका क्या काम होगा, और तीसरे कि इस आपदा को पूरे देश से वो हटाएगी, या एक जो डायलॉग था सुप्रसिद्ध खलनायक भारतीय फिल्मों के अजीत का कि फलाना लिक्विड ऑक्सीजन में इसको डुबाओ तो लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा, टाइप का कुछ डायलॉग था। तो कांग्रेस केजरीवाल को निपटाने पर आमादा थी दिल्ली में। भाजपा के लिए केजरीवाल भी बी टीम ही रहे हैं। अगर आप ओवैसी को बी टीम कह रहे हैं तो केजरीवाल भी भाजपा की ही बी टीम है। ये ना देखिए भूला जाए कि उनको जितनी भी पैदा छोटी करने में पार्टियां, किसने किया। जी जी, पैदा जी। करने में तो वही तो सारे के फिर सारे तो भस्मासुर जो हैं, वो सबके सब तो भाजपा के और आरएसएस के पैदा किए हुए ही हैं। फिर अब भाजपा क्या करेगी देखिए इन 3 सवालों में? भाजपा के लिए जो मुख्य उसका जो इरादा होता है, वो होता है छोटी पार्टियों को आगे बढ़ाओ। छोटी पार्टियां जैसे ही आगे बढ़ती हैं, तो ये कांग्रेस को खा जाती हैं। अब कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियां जो है, वो आपस में वोट के लिए मारामारी जैसे ही करना शुरू करती हैं। तो जो सेकुलर वोट होता है, उस सेकुलर वोट पे बहुत भारी चोट पड़ जाती है और साथ ये लोग आ नहीं पा रहे हैं। एक अभी आपने हाल में देखा होगा, इन्होंने एक तथाकथित इंडी गठबंधन करने की कोशिश की। तो इंडी गठबंधन जो करने की कोशिश की, उसमें इंडी गठबंधन में ही आपस में मारामारी होने लगी, क्योंकि एक ही वोट बैंक था, वही मोहम्मडन वोट बैंक था, वही दलित वोट बैंक था और उस वोट बैंक को जो है ये लोग साधना चाहते थे, कभी फ्रीबीज़ दे करके, तो कभी तुष्टीकरण करके, और उसको साधने में ये जो नाकाम हो रहे थे, उसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही थी और आपस में ये लोग लड़ जाते थे। अब मान लीजिए कि किसी इलाके में मोहम्मडन मतदाता है, तो मोहम्मडन मतदाता को अब ये तय करना पड़ रहा है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या ओवैसी को वोट दें। तो जैसे ही ये 3 पार्टियों में वोट बँटा, वैसे ही क्या होता है कि हिंदू मतदाता एकजुट हुआ और उसने भाजपा की तरफ मतदान किया। ये आपको देखना है तो बहुत आसानी से आपको मुस्तफ़ाबाद में दिख जाएगा। मुस्तफ़ाबाद में अगर आप देखेंगे तो 3 पार्टियाँ अगर आप वहाँ जोड़ेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिले और आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले और ओवैसी की पार्टी जो थी, ओवैसी की पार्टी का ताहिर हुसैन जो था वो मुस्तफ़ाबाद से खड़ा था। तो ओवैसी की पार्टी का ये जो मुस्तफ़ाबाद से खड़ा हुआ ताहिर हुसैन था, तो ताहिर हुसैन नाम के दंगाई को 30,000 वोट मिलते हैं। और वहाँ पर होता क्या है नतीजा इस 30,000 वोट सिर्फ़ ताहिर हुसैन को चले जाने का। तो ताहिर हुसैन को 30,000 जो वोट चले गए, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जो वोट कटा, तो 1 लाख मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद वहाँ से 85,000 वोट से एक बिष्ट साहब जो हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये मुस्तफ़ाबाद में होता हुआ बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा। ये चीज़ें हर जगह होती हैं और ये हर जगह बहुत सक्सेसफुली इसको भाजपा ने यहाँ दोहराया पर है। यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए रोक के दर्शकों को कुछ जानकारी दूंगा कि ताहिर हुसैन 2020 के हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड भी है। ये वही पार्षद है जो कभी आम आदमी पार्टी में भी था और उस जी। समय उसका पार्षद हुआ करता था, और इसने अपने घर की छत पर पत्थर, एसिड, पेट्रोल सब कुछ जमा कर रखा था। काला गुलेल, एक अजीब वो सा यंत्र भी बनाया था, बड़ी सी गुलेल बनाई थी जिससे ये फेंकता था लोगों के ऊपर, और ये जेल में बंद था। इसको खास तौर से चुनाव के दौरान प्रचार के लिए, ये वही हमारे हमारे न्याय की न्यायिक कितनी व्यवस्था, खूबसूरत है, ये बहुत न्यायिक खूबसूरत बात व्यवस्था है। की तो ताहिर हुसैन को छोड़ा गया और वो जो तीनों के वोट अगर आप जोड़ दें तो वो 1.25 लाख 1,15,000 हैं, और बिष्ट जी जैसा आपने बताया कि बिष्ट को 85,000 वोट मिले हैं। जी, लेकिन इसके बाद तुरंत जो मुसलमानों के सो कॉल्ड
पालनहार हैं, झंडा बरदार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखना भी शुरू किया और उसके अंदर जो हैशटैग दिया है, आपको मैं बताऊं आनंद जी क्या दिया है कि बंटोगे तो कटोगे। अब लीजिए, मतलब मैं उसको देखकर हैरान हूं, परेशान हूं कि भाई, मतलब जो काटने वाले हैं, मतलब कसाई बकरियों को बता रहा है कि बंटोगे तो कटोगे। अरे कमाल की बात है। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो यहाँ ये दंगाई, इसी दंगाई की हम बात कर रहे थे कि देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे गौर करने लायक ये भी बात है कि 30,000 वोट अगर ताहिर हुसैन को आ रहे हैं, तो आप उसे फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग जो हैं भटके हुए मासूम नौजवान जो हैं वो दंगा कर रहे होते हैं या हिंदू मुस्लिम कर रहे होते हैं। 30,000 एक बहुत बड़ी गिनती होती है। जहाँ पे लाख वोट पड़ रहे हो, 2 लाख वोट पड़ रहे हो टोटल, अगर आप देखेंगे तो वहाँ टोटल मतदाता जहाँ पे करीब 2 लाख है, वहाँ पे 30,000 का मतलब होता है 15%। तो 15% सीधे-सीधे दंगाइयों के साथ है। और किसी जगह पे 15% अगर दंगाई हैं, तो वहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था होगी, पुलिस की गिनती कितनी होगी? 10-1,000 पर मुश्किल से 1 पुलिसकर्मी होगा, तो बहुत मुश्किल से 2 या 3% जो है किसी क्षेत्र की आबादी का, वो पुलिसकर्मी होंगे। उतने भी नहीं होंगे, उसका आधा निकलेंगे, अगर सही-सही देखा जाए, गिनती की जाए तो। तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि वो दंगाइयों को इतनी बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं और आप गंगा-जामुनी तहज़ीब की बात कर रहे हैं। तो वो जो बँटोगे तो कटोगे नीचे में हैशटैग लिखा हुआ है ना, वो बँटोगे तो कटोगे का नारा जो है, वो सबसे पहले हिंदुओं को याद रखना चाहिए। दूसरी एक और चीज़, मुस्तफ़ाबाद वाले चुनाव से जीत में जो हिंदू बिष्ट साहब की जीत हुई है, उसको देखने से आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखिए कि बहुसंख्यक मतदाता जो है वो एक समुदाय विशेष का है, लेकिन फिर भी वहाँ से हिंदू जीत सकता है। तो ये जो समझदारी मुस्तफ़ाबाद ने दिखाई है, ये मुस्तफ़ाबाद वाली समझदारी बाकी भारत के हिंदुओं को भी दिखानी पड़ेगी, वरना कैराना जो है वो दोहराया जाता रहेगा, मालदा जो है वो दोहराया जाता रहेगा, और भी ऐसी कई जगह हैं, मतलब करीब-करीब हर शहर में एक मिनी पाकिस्तान तो है ही। तो ये चीज़ जो आपको सुधारनी है, वो कैसे सुधारी जा सकती है, ये चीज़ हिंदुओं को भी समझनी पड़ेगी। अपने बैठकों के लिए अपने आपके पास जगह हो, वहाँ पर आप बैठकें करके और आपस में तय कर सकें कि किसे वोट देना है, कैसे किसे जिताना है। तो स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं हम लोग, रणनीति बना करके मतदान करना, वो करके आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, ये चीज़ मुस्तफ़ाबाद से सीखी जा सकती है। और ये चीज़ मुस्तफ़ाबाद में किस संगठन ने की है, उस संगठन का नाम चलिए हम जाने देते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि इतनी देर से हम उसको भस्मासुर कह ही रहे हैं। ये भस्मासुर पैदा भी तो इन्हीं का किया हुआ है। तो ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। दिल्ली चुनावों से काफ़ी कुछ हिंदुओं के लिए सीखने का भी है। हिंदुओं के लिए सीखने का तो खैर हर एक चुनाव में है और पूरे हमारे व्यवहार में है, लेकिन यह ना भूलिए कि अभी भी 44% दिल्ली की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल नामक निर्लज्ज के साथ खड़ी है और पूरी मजबूती से खड़ी है। और अरविंद केजरीवाल ने जो रायता फैलाया है फ्रीबीज का, रेवड़ियों का, आप अगर इस बार का भाजपा का घोषणा पत्र देखें तो लगेगा कि वो कहां उससे भी बड़ा से लेकर आई है और कैसे वो इन सब ₹2500 कामों को करेगी। ₹2500 महिलाओं को, ₹500 में गैस सिलेंडर, और ये सारे वादे जो हैं, ये वादे कैसे पूरे होंगे पता नहीं। जी। दिल्ली से इतना टैक्स आता है या नहीं आता है पता नहीं। तो फिर से अब मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था, वो रेवेन्यू लॉस अगर सही कर पाती है भाजपा, जो डीटीसी से लेकर के सारी जगहों पर जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, उसको भाजपा अगर सही कर पाती है, तो ठीक है, वरना जो बातें भाजपा और विशेषकर स्वाति मालीवाल, जो बातें स्वाति मालीवाल कह रही होती थी, जो आरोप वो कल तक आम आदमी पार्टी पर लगा रही होती थी, अब वही सारे आरोप जो है वो आपको पता ही है कि गंद फैलाने में या हंगामा मचाने में जी। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी जो है उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोग गंद फैलाएँगे और भाजपा के लिए समेटना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि भाजपा के डरपोक, कायर, निकम्मे किस्म के जो नेता लोग हैं, वो ज़मीनी स्तर पर उतर करके और उतना ही करारा जवाब दे सकें आरोपों का, ऐसा बहुत कम होता है।
एक आध अगर कपिल मिश्रा और जैसे नाम छोड़ दें तो कोई ऐसा नहीं है जो कि इस तरह के आरोपों का कड़ा खुल करके जवाब दे। बग्गा हो गए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ओपी शर्मा भी हैं जिन्होंने विधानसभा में ही अमानतुल्ला खान को सबक सिखाया था और वो फोटो वीडियो बहुत वायरल हुए थे। और जब 3 की संख्या पर था, देखिए भाजपा की साथ दिक्कत क्या है कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं और अगर बहुत कमजोर संख्या में रहे तब तो ये लोग कमाल के होते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही पता नहीं इनको क्या हो जाता इनका है। जैसे सेकुलरिज्म चढ़ मैंने, जाता है। जी, और अभी आप देखिए कि 22 हैं, 44 थे जब कांग्रेसी, तो उन्होंने संसद नहीं चलने दी। 22 लफंगे अभी भी अगर दिल्ली विधानसभा में हैं, तो फिर दिल्ली विधानसभा का क्या हाल होगा ये केवल सोचा जा सकता है। बहरहाल, एक आखिरी सवाल, अब तेरा क्या होगा? केजरीवाल केजरीवाल क्या करेंगे? देखिए आपको क्या केजरीवाल लगता क्या है? करेंगे, पंजाब केजरीवाल जाएंगे? अपना क्या कहते हैं, नहीं नहीं पंजाब पंजाब नहीं जाएंगे वो। अब क्या है कि विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो अब हमें हरा दिया है, अब ईडी के जरिए हमें जेल में डाला जाएगा, ये करा जाएगा वो करा जाएगा। तो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है आपको रोज देखने के लिए मिलेंगे। तो पत्रकार जो बिरादरी होती है उसके लिए बहुत ही खुश होने का अवसर है ये। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावत मिलेगी और घर से टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। ऑब्वियस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो खाना वाना तो खिला के ही भेजेंगे ना। तो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तो आम आदमी पार्टी वाली बीट के जो पत्रकार हैं वो लोग प्रसन्न हो रहे होंगे कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, टिफिन विफिन नहीं ले जाना पड़ेगा घर से, मस्त खाना पीना मुर्गा भात चलेगा। तो वो लोग प्रसन्न हो सकते हैं। केजरीवाल के मतलब भाग खड़े होने का जो सवाल होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, अब मान लीजिए कि जैसे अभी जो एक भ्रष्टाचार में वो जो मुकदमा दायर किया कि 15-15 करोड़ रुपए देने की बात थी। तो इस सब मामले में अगर उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाए तो और बात है। वो वरना वो अपना विक्टिम कार्ड जो है वो अपना चलाते रहेंगे और रोज नए शगुफे जो है वो छोड़ते रहेंगे। तो ये रोज होने नहीं, वाला है दिल्ली में। जेल जेल से तो वो वैसे भी जमानत पर ही छूटे हुए हैं और कब जेल चले जाएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं नहीं तो है। इस बार उनका जेल जाना ज्यादा मजेदार होगा ना। पिछली बार देखिए क्या था कि तिहाड़ जेल जो था, तिहाड़ जेल था वो दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होता है। जी। और जो सत्येंद्र जैन वगैरह थे तो यही जेल के संचालक और कर्ता धर्ता कह लीजिए वो सब हुआ करते थे। तो उसके समय में जब केजरीवाल या फिर सिसोदिया जैसे लोग जो है वो तिहाड़ी गुंडे जो होते हैं, ये तिहाड़ी गुंडे जब उस समय जेल में होते हैं, जब उनकी ही पार्टी का कोई जो है वो जेल की व्यवस्था देख रहा है, मंत्री है उस विभाग का, तो उस समय जेल जाना बहुत अलग बात होती है। और जब आपका सत्ता में आप ना हो, तो जैसे वो सत्येंद्र जैन वगैरह दिखे थे कि भई एक पॉक्सो एक्ट का जो अभियुक्त था, उसको वो जेल में उनकी तेल मालिश कर रहा था, चंपी कर रहा था। तो अब वो व्यवस्थाएँ तो नहीं होंगी ना। तो अब जेल जाना जो होगा वो जेल जैसा होगा। पहले जेल जाना जो था वो लंबी छुट्टी पर जाने जैसा था। जैसे विपासना केंद्र में गए भाई 15 दिन के लिए, जैसे चले गए कभी घूमने के लिए गोवा, वैसे। तो अभी तो वो व्यवस्था होगी नहीं। अभी तो सख्त जेल जो है वो जेल जैसी ही दिखेगी। तो अब दिक्कत होने वाली है। इस वजह से थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट तो होगी। चेहरा उतरा हुआ आपने देखा ही होगा। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज जो गौर करने लायक थी वो ये थी कि पीछे से भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो जो थी वो गायब हो गई है। ये बेचारे दलितों के साथ इसने अच्छा नहीं किया। क्या फिर से मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो लग गई है? क्योंकि नहीं नहीं, शुरुआत कोई जब फोटो इसने नहीं की थी लगी। तो मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो थी। नहीं, वहां से ये भगत अभी सिंह जो और वीडियो दिखा अंबेडकर था। तक पहुंचा था। अच्छा, जी। भगत सिंह और हाँ, अंबेडकर वो पर एक पहुंचा हुआ था तो बड़ा ही मजेदार था। क्योंकि भगत सिंह और अंबेडकर को एक साथ टांग देना बहुत ही मजेदार इसलिए होता है क्योंकि साइमन कमीशन जो था, उस साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण जो है वो जाने जाते हैं भगत सिंह। साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय हिंदुत्ववादी नेता जो थे वो मारे गए थे और उसके बाद जो है हत्या कर दी थी एक अंग्रेज अधिकारी की भगत सिंह ने। तो साइमन कमीशन मतलब, के पूरी तरह विरोध में थे और साइमन कमीशन में बैठ कर के जो सजेशन होता है वो दे रहे होते थे अंबेडकर।
तो दोनों जो थे वो एक जी दूसरे के विपरीत ध्रुव थे और उसको दोनों को साथ-साथ टाँग देता था। तो ये भी बड़ी मूर्खता थी और जनता भी कैसी कि इस मूर्खता को भी वाह-वाह करती थी। मतलब नहीं गजब के नहीं, मूर्ख खैर लोग थे दिल्ली में। खैर खैर मतलब इस तरह की तमाम उलटबांसियां तो हमारे देश में, मतलब वो एक अलग वीडियो का विषय है कि कैसी कैसी उलटबांसियां होती हैं। बहरहाल, एक अंतिम क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे आपका। दिल्ली आपदा मुक्त हुई, क्या भारत कांग्रेस मुक्त हो पाएगा? देखिए, पिछले 3-4 चुनावों को अगर देखा जाए, तो पिछले 3-4 चुनावों में भाजपा ने लगातार बढ़त हासिल की है और ये जो हम हमेशा कहते हैं कि भाजपा को एक बार थोड़ा-सा हराया जाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ढंग से काम नहीं करती। तो ये जो लोकसभा चुनाव में 240 पर इनको समेट दिया गया, उसके बाद से ये लोग थोड़ा-सा ढंग से काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने क्षेत्र वगैरह में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप देखिएगा और राज्यों में, तो मतलब कम से कम अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में अभी भी भाजपा नेता जो हैं, वो फील्ड में, ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कल दिन भर मुझे एक आरजेडी के नेता जो हैं सुधाकर सिंह, वो दिन भर मुझे एक आयोजन में नज़र आए, लेकिन भाजपा का कोई नेता दिन भर वहाँ हो, ऐसा नहीं दिखा। हालाँकि सुबह थोड़ी देर के लिए चौधरी जी थे, लेकिन फिर बाकी दिन भर नहीं थे वो। तो ये जो अंतर होता है कि आप जनता से कितना जुड़ाव रखते हैं, लोगों से कितना मिलते-जुलते हैं, तो ये जो अंतर था, ये अंतर अभी तक जो है वो भाजपा पूरी तरह हर राज्य में अपना जो है वो निपटा नहीं पाई है। जब तक ज़मीन पर उतर कर के और काम करना दोबारा से भाजपा के नेता शुरू नहीं करते, तब तक राज्यों में फिर से पकड़ बना पाना, फिर से पुरानी वाली स्थिति में वापस आ पाना या थोड़ी बेहतर स्थिति में आ जाना, ये संभव नहीं होगा भाजपा के लिए। और भाजपा को भी ये चीज़ समझना होगा, मतलब भाजपा को क्या समझना होगा, भाजपा के जो छुटभइये नेता होते हैं या बड़े नेता होते हैं, उन दोनों को समझना पड़ेगा। तो भाजपा के नेताओं को जी। ये समझने की ज़्यादा ज़रूरी बात है। और दर्शकों, श्रोताओं, दिल्ली की इस जीत का असर शायद बिहार के चुनाव पर भी पड़े। हालांकि बिहार के चुनाव में अभी बहुत देर है, लेकिन शायद भाजपा अपनी गलतियों से सबक ले रही है। उसको जब 240 पर जनता ने पहुंचाया, तो उसको समझ में आया कि सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका कयास, सबका उल्लास वगैरह वगैरह, ये सारी जो बकवास बातें हैं, इसका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे और आनंद जी को दीजिए आज्ञा। प्रारब्ध पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।